बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सम हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। आपने इस टॉपिक को बुक में से भी लाजमी ही पढ़ना है बार बार, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा इस तरह अरेंज कर दिया कि आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना आसान हो जाए मेरे लिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट, जिस तरह हमने देखा कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स आपस में क्या होती हैं, जनरली पैरेलल होती हैं, उन्हीं कैपेसिटर्स की बात हो रही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट and is made of a flexible material that can be rolled into the shape of a cylinder. In this way, we can increase the area of each plate while the capacitor can fit into a small space. Some other types of capacitors use chemicals. ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये किस तरह देखें। ये एक किस्म की प्लेट्स है ना, जो हम एक दूसरे के साथ रख रहे हैं, ये ब्लू वाली। अभी ये है तो पेपर कैपेसिटर, मैं आपको सिर्फ ना प्लेट्स की जो एक्सप्लेनेशन ऊपर उन्होंने बताई है कि एक दूसरे के साथ रोल कर सकें, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, हम ये प्लेट्स को एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रोल, इन्हें कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट डिवाइसेस बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टोर इनफ चार्ज their size must be large, which is not desirable. Paper capacitor is an example of fixed capacitors. ठीक है, अभी बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अभी हम ऊपर पढ़ रहे हैं किसके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के यूजेस। ठीक है, लेकिन पेपर कैपेसिटर जो है ये हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम फिक्स्ड कैपेसिटेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है तो इसी की एग्जाम्पल, इसके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बच्चे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल को यूज़ करते हैं। कैपेसिटर्स विच यूज़ केमिकल रिएक्शंस टू स्टोर चार्ज, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज ऑफन यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट रिलेटिवली लो वोल्टेज। अब हर कैपेसिटर का अपना अपना फंक्शन है, अपनी अपनी टाइप ऑफ यूजेज है, अपनी अपनी कोई भी एक स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से उसको यूज़ किया जाता है। मसलन कुछ कैपेसिटर्स चार्ज तो ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं लेकिन वोल्टेज कम, और कुछ जो है वो वोल्टेज कम स्टोर करते हैं लेकिन चार्ज ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर इस कैपेसिटर की जो बात है, इसमें चार्ज तो ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, पर लो वोल्टेज। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल फॉयल। मेटल फॉयल, फॉयल होती है जिसे हम कहते हैं पतली सी लेयर, कह लें उसको पेज टाइप, इन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट। ये देखें, इसके अंदर ये जो इस वायरल शेप है, ये स्प्रिंग शेप, ये हमारे पास है एक फॉयल, और बाकी इसमें जो ब्लू कलर है ये इलेक्ट्रोलाइटिक हो सकता है, एसिड हो सकता है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो अपने अंदर चार्ज को मूव करने दे। अ सोल्यूशन दैट कंडक्ट्स चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ आयंस कंटेन्ड इन इट। उसमें आयंस होते हैं जो कि हमें चार्ज को मूव करने में हेल्प करते हैं। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द फॉयल एंड द electrolyte, a thin layer of metal oxide, an insulator, is formed on the foil and this layer serves as the dielectric. Very large capacitances can be attained because the dielectric layer is very thin. अब होता क्या है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, फॉयल के साथ साथ एक मेटल ऑक्साइड, आपको पता है जब किसी मेटल को एसिड में डाला जाए तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड की एक ऐसी लेयर बन जाएगी फॉयल के साथ साथ जो कि इंसुलेटर के तौर पर काम करेगी और वो चार्ज को मूव नहीं होने देगी। हमें पता है ना डाइलेक्ट्रिक चाहिए होता है कैपेसिटर्स के दरमियान, तो यहाँ पर वो एक डाइलेक्ट्रिक के तौर पर काम करेगी और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक प्लेट के तौर पर काम करेगा और मेटल फॉयल दूसरे प्लेट के तौर पर। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो ज़्यादा कैपेसिटेंसेस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं पेपर कैपेसिटर, जिसका हमने ऊपर भी जिक्र किया था, फिक्स्ड कैपेसिटर है। अभी मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि दो तरह के कैपेसिटर होते हैं अपनी कैपेसिटेंस के हवाले से, वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स्ड कैपेसिटर। वेरिएबल वो होते हैं जिनके हम कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं और फिक्स्ड वो होती हैं जिनके हम कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सके। फर्दर भी हम इसको आगे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। पेपर कैपेसिटर इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर
पेपर कैपेसिटर हैज़ अ सिलेंड्रिकल शेप, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यूज्ड यूजुअली एन ऑयल्ड और ग्रीस्ड पेपर, एक पेपर के ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा लेंगे हम, ठीक है। और एन थिन प्लास्टिक शीट, या फिर हम प्लास्टिक की शीट, जिस तरह ये हमारे पास होती हैं प्लास्टिक कवर्स होते हैं जो हम पेज की बुक्स के ऊपर लगाते हैं, इस तरह की, इज यूज्ड एज डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द एल्यूमिनियम फाइल्स। दो होंगी एल्यूमिनियम की फाइल जो कि प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का काम करेंगी, और उनके दरमियान हम ग्रीस, ऑयल या पेपर प्लास्टिक शीट यूज करेंगे। द पेपर और प्लास्टिक शीट इज फर्मली, मजबूती से, रोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर एंड इज देन इनक्लोज्ड इनटू अ प्लास्टिक केस। ये ऊपर वाला आपको जो ब्लू नजर आ रहा है, एक्चुअली ये प्लेट्स हैं और इसके अंदर पेपर है, और इस सारे को अब हम एक प्लास्टिक केस के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। अक्सर जो आपकी जो मोटर हैं, बड़ी मोटरें जो हैं, इनमें ये वाले कैपेसिटर, ठीक है, यूज़ होते हैं सिलेंड्रिकल। वैसे वो भी एक ख़ास हद तक साइज़ के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम ज़्यादा चार्ज हमें चाहिए होता है तो हम वो लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक से। तो अगर हम बहुत ज़्यादा चार्ज के लिए, बड़ी मोटर है कोई, तो उसके लिए हम जो है वो लार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ करेंगे, ठीक है। आपकी अक्सर आप मोटर के ऊपर देख लें तो अगर कैपेसिटर आप उनका कोई पुराना या कहीं से ले आए तो उनको अगर तोड़ेंगे तो उसके अंदर से कोई एसिडिक लिक्विड निकलेगा। ओके बच्चों, अब हम ये पेपर कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके प्लेट्स का हमें पता चल गया, इसके फॉइल का पता चल गया, और बाद में हमने देखा इसको हमने किसी भी सिलेंडर के अंदर पुट कर दिया इसको स्ट्रक्चर देने के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं माइका कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। माइका एक मटेरियल है, जिस तरह क्ले है इसी तरह है, वो असल में ज़मीन से ही निकाला जाता है, मिट्टी की एक किस्म कह लें आप उसको। और माइका कैपेसिटर के बारे में हम, माइका कैपेसिटर इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो कैपेसिटेंस फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं की जा सकती। इन दिस कैपेसिटर्स माइका इज यूज्ड एज डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स। सेरेमिक मटेरियल है माइका, इसको यूज़ किया जाता है डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर प्लेट्स के दरमियान। सिंस माइका इज़ वेरी फ्रेजाइल, बुरबरा, जिस तरह हमारे पास होता है कि जैसे टच करेंगे तो वो उसके ऊपर की लेयर जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इट इज़ इनक्लोज इन अ प्लास्टिक केस और इन अ केस ऑफ सम इंसुलेटर। वायर्स अटैच टू द प्लेट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द केस। ये देखें वायर निकाली जा रही है, ये ऊपर सारा इसका स्ट्रक्चर भी बनाया गया, माइका का ही होता है ये। वायर्स अटैच टू द प्लेट्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ द केस फॉर मेकिंग कनेक्शंस। वन ऑफ द कैपेसिटेंस if the capacitance is to be increased, large number of plates is peeled up, एक दूसरे के साथ अरेंज किया जाता है one over the other with layers of dielectric in between and alternative plates are connected with each other। ये देखें बच्चे, हमारे पास ये दरमियान में माइका आ गया और बाकी ये एक प्लेट के तौर पर काम कर रहा है। ये जो लेयर जा रही है ये प्लेट्स हैं, तो देखिए हमारे पास आमने सामने में प्लेट्स आ गई, बाकी उनके कनेक्शन हमने बाहर निकाल लिए और इस तरह हमारे पास बन गया एक माइका कैपेसिटर, ठीक है। अब हम बच्चों वेरिएबल कैपेसिटर की तरफ जा रहे हैं कि वो क्या होते हैं। वेरिएबल कैपेसिटर जैसे मैंने पहले बताया कि जिनकी कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकें, ठीक है। अ वेरिएबल इन वेरिएबल टाइप ऑफ कैपेसिटर सम अरेंजमेंट इज मेड टू चेंज द एरिया ऑफ द प्लेट्स फेसिंग ईच अदर। जो प्लेट्स आमने सामने होती हैं किसी तरीके से हम उनका एरिया जो है वो चेंज कर देते हैं, उससे क्या आ जाता है, उनकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। इट इज़ जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कैपेसिटर्स विद एयर एज डाइइलेक्ट्रिक। एक्चुअली ये जो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, ये भी मूव कर सकती हैं और ये भी मूव कर सकती हैं। अब उनको जितना हमने सामने लाएंगे, देखें अब इस वक्त कॉमन एरिया कौन सा है, जो डेड लाइन से शो रहा है, डेड लाइन से शो रहा है। लेकिन अगर इसको मैं घुमाता जाऊँ तो प्लेट्स बिल्कुल यहाँ पर आ जाएं, ये वाली भी, ये सभी घूम कर इधर आ जाए, तो सारी आमने सामने हो जाएंगी, एरिया ज़्यादा हो जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इसी तरह हम इनको फर्दर कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनके दरमियान अब ये प्लेट्स होती है थोड़ी हार्ड मटेरियल की, इनके दरमियान एयर को ही हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, किसके तौर पर, डाइइलेक्ट्रिक के तौर पर। It consists of two sets of plates. One set remains fixed while other set can rotate so that distance between the plates does not change. Distance change नहीं होता, लेकिन आमने सामने का एरिया चेंज हो जाता है। And do not touch each other, और ये प्लेट्स एक दूसरे को टच भी नहीं करती। The common area of the plates of the two sets which faces each other determines the value of capacitance. Thus, the capacitance of the capacitor can be increased or decreased by turning the rotatable plates in or out of the space between the static plates.
सच कैपेसिटर्स आर यूजुअली यूटिलाइज्ड फॉर ट्यूनिंग इन अ रेडियो सर्किट। आपने अक्सर अगर रेडियो यूज़ किया है तो आप उसमें एक ऐसा वॉल्यूम जिस आप उस ट्यूनिंग कहते होंगे आप उसे, या फिर आप कहते हैं चैनल सिलेक्टर, वहाँ से असल में हम लोग ना चैनल सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता एक्चुअली वो यही है, उसे हम गैंग कैपेसिटर कहते हैं अक्सर, गैंग कैपेसिटर। तो वहाँ से हम ना ये कैपेसिटर चेंज कर रहे होते हैं जिसके ज़रिए ऑसिलेटर सर्किट्स होते हैं और वो चैनल की सिलेक्शन करते हैं। ओके, अब हम वेरिएबल कैपेसिटर के बाद हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को कंप्लीट कर ली बच्चों, ठीक है। हमने कितने कितने किस्म के पढ़े हैं। वैसे तो आपको दो बेसिक जो टाइप है वो पता है, वेरिएबल और फिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने पैरेलल प्लेट, इलेक्ट्रोलाइटिक, पेपर, माइका, ठीक है, इस तरह के कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर भी पढ़ा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कैपेसिटर्स के यूजेज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए। वैसे ऊपर जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर सारी लॉन्ग क्वेश्चन में इकट्ठी आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, इस वाले यूज ऑफ कैपेसिटर को ओवरऑल जो तैयार करना है शॉर्ट या लॉन्ग दोनों के लिए। वैसे तो एमसीक्यूज तो बच्चों कहीं से भी पॉसिबल है, हम एमसीक्यूज के लिए किसी टॉपिक को स्पेसिफाई नहीं कर सकते, वो चाहे साइड इन्फॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग, किसी से जगह से भी कहीं से भी एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। ओके, कैपेसिटर्स आर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। बच्चों मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बता दूं, इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रिकल में लार्ज स्केल पर करंट फ्लो होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक में स्मॉल स्केल पर। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में सर्किट का होना ज़रूरी नहीं है, छोटे सर्किट्स। वैसे तो हर चीज़ एक सर्किट में फ्लो करती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कोई भी, लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि छोटे उसमें चिप टाइप सर्किट नहीं होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में लाजमी तौर पर सर्किट मौजूद होगा। वैसे हम आमतौर पर दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस है। अच्छा, दे आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स एंड ट्रांजिस्टर, रेडियोस। बच्चों कहीं पे भी अगर सिग्नल सेंडिंग या रिसीविंग हो रही है तो उसके पीछे जो सर्किट है वहाँ पर कैपेसिटर लाजमी यूज़ हो रहा होगा। दे आर यूज फॉर टेबल फैंस, सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, फैन मोटर्स इन एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, मोटर, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स एंड मैनी अदर अप्लायंसेस फॉर देयर स्मूथ वर्किंग। जहाँ पर भी कहीं मोटर का माल दखल है तो उसको स्टार्टअप देने के लिए कैपेसिटर लाजमी यूज़ हो रहा था उसके स्मूथ फ्लो के लिए, ठीक है। कैपेसिटर आल्सो यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर कंप्यूटर्स etc. Capacitors can be used to differentiate between high frequency and low frequency signals which make them useful in electronic circuits. जितने भी सिग्नल सेंडिंग या रिसीविंग वाले सर्किट्स हैं उनमें भी यूज होता है। वन टाइप ऑफ कैपेसिटर्स may not be suitable for all applications. Ceramic capacitors are generally superior to other types and therefore can be used in vast range of applications. Ceramic वो होते हैं जिस तरह हमने माइक्रो कैपेसिटर पढ़ा है, उनके ऊपर कोई सेरेमिक मटेरियल लगा हो। अक्सर आप कोई सर्किट पुनः उठाकर देखेंगे तो उसमें हमें एक ऐसी ऑरेंज से कलर की कुछ जिस तरह दाल नहीं होती उस टाइप के हमें बहुत सारे मिलेंगे डिवाइसेस, वो असल में ये सेरेमिक कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। और उनके यूज़ इसलिए है कि वो अगर हीटअप फर्ज करें होते हैं तो वो एज अ हीट सिंक खुद ही काम करते हैं, और बाकी उनका यूज़ इसलिए ज़्यादा क्योंकि उनकी बहुत स्मॉल वैल्यूज़ भी हम ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने यूजेस पढ़ा, ये भी शॉर्ट का टॉपिक है, आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास कौन कौन सी हैं ये हम अभी इसका मतलब यह है कि हम कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूज़ करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन आवर एवरीडे लाइफ which include photocopying, carpenting, extracting dust from dirty carpets and from chimneys of industrial machinery etc. ओके, तो बच्चों सबसे पहला हम जो एप्लीकेशन है उसकी वो पढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। ये ऐसा डिवाइस है जो अक्सर इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, या बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह में या ऐसी जगहों पर जहाँ पर पोल्यूशन है वहाँ लगाया जाता है और ये फिर एयर को साफ़ करता है। इस बहुत से मुल्कों ने अपने जो पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें भी बड़े बड़े एयर क्लीनर लगाए हुए हैं जो कि एयर को क्लीन कर करके एटमॉस्फेयर में दोबारा वापस भेज रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर इज यूज्ड इन होम्स टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट ऑफ एलर्जी सफर्स, ठीक है। घरों में यूज़ के अलावा मैंने आपको इनकी यूजेस बता दी हैं। एयर मिक्स्ड with dust and pollen enters the device across a positively charged mesh.
बच्चों पोलन्स क्या मुराद है? छोटे छोटे पार्टिकल्स। वैसे पोलन ज़्यादातर हम पौधों से, पत्तों से निकलने वाली ऐसे सिटीज़ जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे सरू के दरख्त हैं, जिस तरह इस्लामाबाद है, तो वहाँ पर उनके पोलन एक ख़ास मौसम में आकर निकलते हैं एयर में। ठीक है, तो वो पोलन जो है वो एलर्जी का बायस बनते हैं। इसके अलावा और भी डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं जो अब वो यहाँ से गुजरेंगे इस मैश, ठीक है, मैश कहते हैं नेट को, जाली को, और इसको कौन सा चार्ज दिया हुआ है? पॉजिटिवली चार्ज। द एयरबॉर्न पार्टिकल्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जैसे वो मैश को लगेंगे तो उन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। व्हेन दे मेक कांटेक्ट विद द मैश, देन दे पास थ्रू अ सेकंड नेगेटिवली चार्ज मैश। अब वो किसी और मैश में से गुजरेंगे जिस पर नेगेटिव चार्ज है। The electrostatic force of attraction between positive and negative particles in the air and the negative charge mesh causes the particles to precipitate out of the surface of the mesh. Thus, this process we can remove a very high percentage of contaminants from the air stem. होगा क्या बच्चों, मैं आपको बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। ये देखें, ये बाहर वाले प्लेट्स हमने क्या की गई हैं? नेगेटिव, ऐसे है ना। अब जैसे ही हम किसी भी सोर्स से पीछे कोई फैन होगा, कोई भी चीज़ होगी, उसको ज़बरदस्ती लेकर इनलेट करेंगे, यानी कि स्मैश में से गुजारेंगे। मैश में से गुजरते ही उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा डस्ट पार्टिकल पर, एयर पर कोई चार्ज नहीं आएगा। डस्ट पार्टिकल फिर ये जो बाहर मौजूद हैं, ये वाली प्लेट्स, ये उन डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच लेंगी। बाकी जो एयर है वो बाहर आउटलेट के तौर पर, आउटलेट में से बाहर निकल जाएगी, और एयर किस तरह होगी? साफ़ होगी। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। बच्चे ये आम पेंटिंग से डिफरेंट है, इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार्स। द बॉडी ऑफ द कार इज चार्ज्ड एंड देन द पेंट इज गिवन द अपोजिट चार्ज बाय चार्जिंग द नोजल ऑफ स्प्रे। नोजल में से जैसे ही निकलेगा स्प्रे, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव, कोई भी आप चार्ज ले लें, जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं। तो होगा क्या? असल में हम इसको पॉजिटिव कैसे देते हैं? हमने हाई वोल्टेज केबल से जोड़ा होता है, ठीक है, और इधर से एयर आ रही होती है जो उसको एयर देती है, और उसमें पेंट तो नीचे हम किसी भी सोर्स से दे लेते हैं। ओके, अब यहाँ से हम पॉजिटिव चार्ज देने के बाद हमने गाड़ी को नेगेटिव दे दिया। अब होगा क्या? यहाँ से जब स्प्रेयर में से पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, वो जैसे ही उस नेगेटिव पर गिरेंगे तो क्या हो जाएंगे? फिर्मली अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और अटैच होने के बाद सिर्फ ऐसे नहीं कि वो जिस जगह गिरेंगे वहीं, क्योंकि अब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूनिफॉर्मली होती है, तो चार्ज भी फिर किस तरह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। और चार्ज कौन है? पाउडर है जिसको हमने पेंट करना है। अब वो क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कलर जो होता है वो फिर इतना यूनिफॉर्म होता है कि उस पर कहीं ज़्यादा या कहीं कम वाला इशू नहीं रहता। ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन, यहाँ से रिपल होने के बाद चार्ज पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ द नोजल फॉर्म अ फाइन मिस्ट एंड आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। होगा क्या? जब यहाँ से निकलेंगे ना सारे पॉजिटिव होंगे, तो एक दूसरे को पुश करके आ रहेंगे और बराबर बराबर डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, द चार्ज paint particles are attached to the car and stick to body just like a charge balloon stick to a wall। कह रहा है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिस बैलून टाइप जिसके बाद चार्ज और वो वॉल से बिल्कुल अटैच हो जाए, बिल्कुल पार्टिकल्स भी इसी तरह अटैच होते हैं। वंस द पेंट ड्राइज, जैसे वो ड्राई होता है, इट स्टिक्स मच बेटर टू द कार एंड इज स्मूदर बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल वे। ठीक है, सस्ता भी है, ज़्यादा काबिल भी है, और ज़्यादा जो है बाकियों के पेंटिंग के मुकाबले में बेहतर है। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सम हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नुकसान क्या हो सकते हैं? बच्चों ये आम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है, या उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, चलती हुई इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्जेस वो फ्लो कर रहे होते हैं। ये क्या है? रेस्ट में है, स्टैटिक है। ठीक है, तो इसकी पहली जो है वो लाइटिंग हो सकती है, लाइटनिंग। आपने आसमानी बिजली का जो कहना देखा है, द फिनोमेना ऑफ लाइटिंग अकर्स ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच बिल्ड अप इन द हैवी थंडर क्लाउड्स। कैसे होता है ये? द थंडर क्लाउड्स आर चार्ज बाय फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द थंडर क्लाउड्स एंड द एयर मॉलिक्यूल्स। एयर और पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो उससे क्या होती है? फ्रिक्शन, जिससे क्या पैदा हो जाते हैं? थंडर क्लाउड चार्ज हो जाते हैं। व्हेन द चार्ज
ऑन द थंडर क्लाउड इज सफिशिएंटली वेरी हाई, जब ये चार्ज काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, इट इंड्यूसेस ऑपोजिट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड, गिविंग राइज टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड। अब वो बादल घूमते घूमते जहां पर ज़मीन के ज़्यादा करीब आएंगे, ठीक है, अब सिर्फ करीब आना भी ज़रूरी नहीं है, वहां पर ज़मीन में नीचे ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पर हम चार्ज की इंडक्शन करवा सकें। मसलन कोई ब्लैक कलर की चीज़, कोई मेटल, कोई वाटर कॉलम, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ज़्यादातर ये हमें कहा जाता है कि काले रंग के कोई भी जो है वो कपड़े वगैरह ना पहने, उससे बिजली गिरने का ख़तरा है, या कोई काले रंग की कोई भी चीज़ होगी तो उस पर बिजली ज़्यादा गिरती है, या खजूर के दरख्त पर गिरती है। होता क्या है, खजूर के दरख्त में आपको पता है वाटर कॉलम ऊपर तक गया होता है जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए, पता है ना। जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं, फूड को ऊपर तक लेके गए होते हैं, वहाँ पर पानी ऊपर तक गया हुआ है, अब बादलों के ज़्यादा करीब हो गया तो गिरने का खर्चा क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि इंडक्शन आसान हो गई। इस तरह कुछ, अब तो खैर बिल्डिंग्स में हमने ऐसे ऐसे डिवाइसेस लगा ली हैं जो क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, आने वाली आसमानी बिजली को या करंट को, चार्ज को क्या कर देते हैं, वो ग्राउंड करवा देते हैं। लेकिन कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें अभी भी किसी तरीके से भी पॉसिबिलिटी हो तो उन पर भी गिरने का खतरा हो सकता है, ठीक है। पानियों में भी गिर सकती है अगर पानी हाइट पर हो, मसलन पहाड़ों के ऊपर कोई आबशार वगैरह हो। When charge on the thunder cloud is sufficiently high, it induces opposite charge on the objects present on the ground, giving rise to a strong electric field between the clouds and the ground. Suddenly, the charging cloud jumps to the ground with a violent spark and explosion. This is called lighting. ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है लाइटिंग के बारे में। टू प्रिवेंट लाइटिंग फ्रॉम डैमेजिंग tall buildings, lighting conductors are used. The purpose of the lighting conductors is to provide a steady discharge path for the large amount of negative charge in the air to flow from the top of the building to the earth. हम क्या करते हैं, उस बिल्डिंग के ऊपर जाकर एक मेटल का कंडक्टर लगा देंगे थोड़ा ऊंचा करके, और उस कंडक्टर को ज़मीन तक कनेक्ट कर देंगे। अब होगा क्या, जैसे ही चार्ज गिरेगा वो पहले कंडक्टर पर गिरेगा, उस कंडक्टर से किधर चला जाएगा, ज़मीन में, और जो बिल्डिंग है उसको कुछ नहीं होगा। इन दिस वे द चांसेस ऑफ लाइटिंग डैमेज ड्यू टू द सडन डिस्चार्ज कैन बी मिनिमाइज, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं फायर और एक्सप्लोजन, स्पार्किंग कह सकते हैं आप इसको। Static electricity is a major cause of fires and explosions at many places. A fire or an explosion may occur due to the excessive buildup of charge produced by a friction. कहीं पर फ्रिक्शन होती रहती है और चार्ज क्या हो जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे, और उसके ज़रिए क्या हो सकता है, स्पार्क हो सकता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं फायर। उस स्पार्क के ज़रिए साफ जाहिर है फायर रेज हो सकती है या एक्सप्लोजन हो सकता है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन ऑफ गैसोलीन बीइंग पंप्ड इनटू अ व्हीकल और कंटेनर। अक्सर आप लोगों ने जब बाइक में पेट्रोल डलवाना होता है तो आप देखते हैं, तो बच्चों हम उस होल में से जैसे ही वो इंटर करने लगते हैं तो वहाँ चांसेस होते हैं कि किसी तरीके से स्पार्किंग हो जाए, ठीक है। वहाँ स्पार्क होंगे तो साथ में पेट्रोल है, उससे फायर बर्न हो सकते हैं। इसके अलावा हमें कहा जाता है कि वहाँ पर सेलफोन को ऑन ना रखें, क्योंकि सेलफोन के जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो बस छोटे से मिनिमम चार्ज जो पैदा हो रहे होते हैं उस वक्त, उनको जो है वो वाइब्रेट करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर फायर कॉज कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर सेलफोन्स को भी ऑफ रखवाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है, लेकिन ऐसे एरिया पर जहाँ पर पेट्रोल हो, फायर हो, ठीक है, या फिर गैस किसी तरीके से उड़ी हुई हो, या बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस, पोर कनेक्शन हो, चार्ज ज़्यादा हो लेकिन कनेक्शन पोर हो, वहाँ पर भी चांसेस होते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो नुकसान सामने आए, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूजेस ऑफ कैपेसिटर भी हमने इसमें पढ़ा है। तो पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें जो आपने बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पॉइंट पेंटिंग की अगर आपको डायग्राम बनाना आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने लाजमी तौर पर बनानी है, ख़ास तौर पर इसकी तो लाजमी है ना आपके लिए, ठीक है, एयर क्लीनर की। लेकिन इसकी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बच्चों। तो इनमें से हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पढ़ा टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, और जो है हमारे पास हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों लॉन्ग के तौर पर हो सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एयर क्लीनर भी लॉन्ग के तौर पर पूछा जा सकता है। बाकी शॉर्ट टर्म केस के लिए आपने ओवरऑल टॉपिक्स तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से
पढ़ेंगे। और आज वाला लेक्चर तो स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको ये ठीक से जो है वो चीज़ें तैयार हो जाएं आपके पेपर्स वगैरह के लिए। अल्लाह हाफिज़।